जब भी कोई औरत जानबूझकर किसी भी गलत रास्ते पर चलती है और अपने घर के संस्कारों को दहलीज पर रखकर, तो समझ लो उस दिन से उसका जो परिवार होता है उसी की वजह से ऐसा तबाह होता है जिसके बारे में कोई सोच नहीं पाता है। और उसका परिणाम ऐसे लोगों के पास पहुंचता है जो खुद उसके अपने होते हैं। आज की घटना में सेम कुछ अब ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, बस मायके की लती होती है। जब ससुराल पहुंचती है तो उसके दिल में एक ऐसा लत आ जाता है जिसको पूरा करने के लिए अब वह कई मर्दों के साथ है अपनी ज़िंदगी के सारे वादों को तार करती है। फिर एक दिन उसके सामने ऐसा सिचुएशन आता है कि बस उसी को सुलझाने के लिए वह इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चली जाती है, यानी कि उसकी बड़े बेरहम तरीके से हत्या कर दी जाती है। आखिर पुलिस भी नहीं सोच पाती कि आखिर इस औरत के हत्यारे का क्या मकसद रहा होगा। आखिर लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन पुलिस जब सच्चाई लाती सबके सामने, इसे सुनकर लोगों के अब होश भी खो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस क्राइम स्टोरी को आप लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते अब यह जो क्राइम स्टोरी है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है यह ठीक उत्तर प्रदेश में जाना माना गोरखपुर ज़िला पड़ता है, और उसी में जाना माना एक खरोबार थाना भी लगता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक उसी थाने के अंतर्गत आने वाली घटना की। और दिन होता है ठीक है इधर अब 21 दिसंबर का ही। अब वही रात का जैसे ही 9:30 बजे के आसपास का टाइम होता है, और तभी जो होता है उस इलाके के मौके पर जो पुलिसकर्मी होते हैं कुसमंडी जंगल के, अब वह उस इलाके में गश्त कर रहे होते हैं। तभी गश्त करते करते बुढ़िया माई एक मंदिर होता है। अब उसी रोड की तरफ जब बढ़ते होते खड़ंजा होता है, और खड़ंजे के जैसी साइड में जाते हैं तो देखती एक महिला पूरी तरह से वहाँ खून से लथपथ और मृत अवस्था में पड़ी हुई है। अब तुरंत का तुरंत जो होता है उसी वक्त वहाँ के वन दरोगा अब राकेश कुमार जो होता है, इसकी जो सूचना होता है अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने अब खरोबार में दे देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी और साथ में मौके पर इधर वहाँ के सब इंस्पेक्टर श्री प्रकाश यादव जैसी खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को लेते हैं, और एक टीम लेकर बुढ़िया माई मंदिर के ठीक बगल जब पहुँचते हैं तो काफ़ी सारे लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जैसी बॉडी के करीब जाते हैं तो देखते हैं कि इधर जो होता है उस महिला की उम्र लगभग 24 साल के आसपास है। पिछले वाले सिर के हिस्से पर अब काफ़ी गहरी जगह गोली लगी होती है, और कई जगह चोट के निशान भी दिखाई देते हैं। पुलिस की टीम तौर तरीके से निरीक्षण करती तो पता चलता है वह जो महिला होती है वह महिला एक शादीशुदा भी होती है। उसके पैर में बिछिया भी होती है और जूतियाँ भी होती है, और दुपट्टा अलग पड़ा होता है, सूट सलवार भी पीले रंग का होता है। पुलिस की टीम तौर तरीके से निरीक्षण करती है, अपने हिसाब से जांच पड़ताल भी करती है, और तभी दाहिने हाथ में एक मोबाइल नंबर दिख जाता है। पुलिस की जो टीम होती है उस मोबाइल नंबर को सबूत के तौर पर नोट भी कर लेती है, और बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है, और भरने के बाद जो होता है तौर तरीके से कुछ सबूत इकट्ठा करती है, और बाबा राघव दास मेडिकल जो कॉलेज होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और जैसे दूसरे दिन का यानी कि वही 22 दिसंबर सुबह का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर थाना प्रभारी श्री प्रकाश यादव जो होते हैं अब उस मिले हुए मोबाइल नंबर पर कॉल कर देते हैं, कहने लग जाते हैं इधर से कि हम खरोबार थाने के थाना प्रभारी श्री प्रकाश यादव जी बोल रहे हैं। एक बात बताएंगे कि जो होता है यह कॉल किस के पास लगा हुआ। दूसरी तरफ से आवाज़ आता है कि साहब हमारा नाम अजय गिरी है। तभी दूसरी तरफ से इधर थाना प्रभारी यही बात कहते हैं कि हमें जो होता है जो खरोबार है उसी जंगल के करीब जो होता बुढ़िया माई मंदिर उसी बगल में एक महिला की डेड बॉडी मिली हुई थी। उस महिला की डेड बॉडी के अब दाहिने हाथ पर यह मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। और तभी दूसरी तरफ से अजय गिरी यही बात कहता कि साहब एक बार उस महिला का आप हमें हुलिया बतला सकते हैं। हुलिया के बारे में जानकारी जैसे अजय गिरी पाता है कहने लग जाता कि साहब या तो हमारी अपनी पत्नी अब रिंकी गिरी है, जो साहब
हमारे 2.5 साल बेटे को लेकर यहाँ घर से 8 दिसंबर को निकली हुई थी, लेकिन साहब हमारे बेटे का अभी तक अता पता नहीं चल रहा है। और साहब हम अपनी पत्नी के पास बार बार कॉल लगाते हैं, साहब बार बार उसका फ़ोन बंद बता देता है। लेकिन साहब यहाँ से जब निकली हुई थी तो साहब हमारे ही ननद पुष्पा के ससुराल के लिए निकली हुई थी, लेकिन साहब वहाँ भी पता करते, लेकिन वहाँ भी उसका अता पता नहीं चलता है। और साहब हम जो था खोज खबर लेने के लिए मौके पर अपने ही अब बड़े भाई के ससुराल मधुबनी आए हुए हैं, वहाँ भी खोज खबर ले रहे हैं। लेकिन यह बात जैसी थाना प्रभारी सुनते हैं, मौका पर श्री प्रकाश यादव करे लग जाते हैं कि अजय गिरी एक काम करिए, आप जल्द से जल्द जो होता है इसी वक्त अखरोबार थाने आइए, ताकि हमें पता चल सके कि सही में वह डेड बॉडी जो होता है रिंकी का है या किसी आयन वगैरह महिला का है। अब अजय गिरी जब यह बात सुनता उसी वक्त सारा काम धाम छोड़कर शाम के टाइम खरोबार थाने पहुंच जाता है। थाना प्रभारी श्री प्रकाश यादव जो होते हैं अजय गिरी के सामने जैसे ही सूट सलवार और साथ में पर्स और एक चप्पल और बगल में पड़े हुए कुछ ज़रूरी सबूत दिखाते हैं तो अजय गिरी देखकर सिनात कर लेता। पुलिस की टीम उसी वक्त को अपने साथ लेती पहुंच जाती है नज़दीकी अब जो अस्पताल होता है बाबा, वहाँ मोर्चरी में जैसे डेड बॉडी को इधर अजय गिरी देखता उसी समय शिनाख्त अपनी पत्नी अब रिंकी गिरी के रूप में कर लेता है। वहीं दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू करने लग जाता कि साहब हमारा 2.5 साल का बेटा साहब सुंदरम का कुछ अता पता नहीं चल रहा, वह भी अपनी माँ के साथ निकला हुआ था। अब यह बात जैसे थाना प्रभारी सुनते उसी समय सन रह जाते हैं, उनके मन में तरह तरह की आशंकाएँ भी होती है कि आखिर जो होता हमें अगल बगल कोई लड़का दिखा ही नहीं, हमें लग रहा है कहीं उस लड़के के साथ गलत काम करके उसके बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दिया गया होगा। इसी वक्त एक्शन में आते हैं और सही में उस इलाके में गिरफ्तार करते हैं, लेकिन इधर जो होता है दोनों का कहीं अता पता नहीं चल पाता है। पुलिस की टीम भी काफ़ी खोजबीन में लग पड़ जाती है, लेकिन सबसे पहले पुलिस की टीम को यही पता चलता है कि आखिर जो होता है पुष्पा की जो अपनी ननद होती है, यानी कि वही इधर रिंकी की जो अपनी ननद होती है जो कुबेर स्थान पड़ता है वहीं की रहने वाली होती है और 2 दिन पहले वही निकली हुई थी। और उसका अपना जो यानी कि अजय गिरी का अपना सगा बहनोई होता है मौके पर तेज प्रताप गिरी जो होता है गोरखपुर के ही एक जाना माना द्वारकापुरी पड़ता है शाहपुर, वहीं एक कमरे का किराया लेकर रह रहा है। और पुलिस की टीम जैसे पता पाती है कि आखिर अपने ही इधर बहनोई तेज गिर के पास निकली हुई थी तो पुलिस की जो टीम होती है कॉल करती है और कॉल करने के बाद वह नंबर बंद बता देता है। इसीलिए पुलिस की टीम शंका अब सीधा तेज प्रकाश अब गिर के ऊपर लगा देती है, उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस करती है, एक टीम लेती पहुंच जाती है द्वारकापुरी जो शाहपुर पड़ता है। अब वहां जब पहुंचती कमरे पर बड़ी जल्दी जो होता है तेज प्रकाश गिर से मुलाकात हो जाती है। पुलिस की टीम पूछताछ करती है और जब पूछताछ रिंकी के बारे में किया उसके जुआन लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं और बिना किसी हिलावाली के अब तेज प्रताप गिरी को पुलिस की टीम अपने कब्जे में लेती और लेकर सीधा पहुंच जाती है खरोबार थाने में। अब वहां जैसे ही रिंकी के बारे में पूछताछ किया जाता है तो थोड़ी बहुत पुलिस को लगता वोकता है। पुलिस की टीम उसके तौर तरीकों को देखती है, समझ जाती है कि बस करो यहाँ आगे झूठ बोलने वाला, इसलिए पुलिस की टीम उसके ऊपर थोड़ी बहुत पुलिसिया अंदाज जब दिखा दी तैसे टूट जाता है और रिंकी की हत्या का जुल्म जो होता है वह कबूल करते हुए कहने लग जाता कि रिंकी हत्यारा कोई और नहीं है बल्कि साहब संदीप और बबलू और मनोज यादव है। और पुलिस की टीम के सामने जैसे ही नाम आता तो पता चलता है इसमें 2 महिला भी शामिल है, एक है खुद मनोज की अपनी सखी माँ रेखा और साथ में एक है हरावंती। और पुलिस की टीम के सामने 2 महिला का नाम पुलिस की टीम पहुंचती है, सबको कब्जे में लेती है और 6 को थाने में ले आती है। वहाँ जब पूछताछ करती है अब इधर रिंकी के बारे में ऐसी कहानी निकल के आती है कि उस कहानी को सुनकर हर किसी के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर में उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है कुशीनगर, उसी के अंतर्गत एक जाना माना तरासूजन थाना पड़ता है, उसी के अंतर्गत लक्ष्मीपुर एक राजा गाँव पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाले अब नगीना गिरी होते हैं, उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, उनके परिवार में टोटल उनके 4 बच्चे भी होते हैं। 4 बच्चे में सबसे बड़ी बेटी उनकी रिंकी होती है, दूसरे नंबर पर चिथुन और रंजीत और सबसे छोटी एक नंदनी होती है। लेकिन घर में सबसे बड़ी होने के नाते रिंकी जो होती है अपने परिवार के साथ रहकर अपनी खूबसूरत भरी ज़िंदगी बिताती है। पास एक स्कूल होता है उसमें पढ़ाई करती है, लेकिन कुछ दिन बाद जब उसको आभास पूरी तरह से हो पाता है कि हमारी खूबसूरती 4 चाँद बनती जा रही तो उसी वक्त अब लड़कों के साथ यारी दोस्ती करना शुरू कर देती है और उसी के बदले उसके पास ठीक ठाक अब जब पैसे आने लग जाते तो उसी से अपने सारे शौक होटलों में पार्कों में आना जाना शुरू भी कर देती है।
अब उसी वक्त उसको पैसे की ऐसी लत लगती है कि लड़कों के साथ दोस्ती नहीं, उनके साथ रिश्तों को भी निभाना शुरू कर देती है। तो तरीके से पूरे मोहल्ले में उसके चर्चाएँ भी होना शुरू हो जाती है। इसकी खबर जैसे ही नागीना गिरी को लगता है तो अपने परिवार को बदनामी के देखते हुए फैसला लेते हैं। अब इधर जाकर खुद रिंकी की शादी के लिए लड़के की तलाशी करते काफ़ी खोजबीन करते हैं, इतना खोजबीन करते हैं कि अब जो होता है तो तरीके से अपनी दुनिया बसाने के लिए इधर रिंकी को लगवा देते हैं। लेकिन रिंकी के बारे में जल्द जल्द कोई रिश्ता नहीं निकल के आता है। और तभी इसी बीच जो होता है तो तरीके से पता चलता है कि जो अपने ही इलाके के ही सटा हुआ जो पराहवा थाना पड़ता है उसी के अंतर्गत जाना माना एक पगड़ा बसंतपुर गांव पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाले पारस गिरी होते हैं, उन्हीं का अपना जो होता है सबसे बड़ा बेटा होता है अब अजय गिर के परिवार में टोटल अभी इधर 4 और उसके अपने सागे भाई बहन भी होते हैं। लेकिन अजय गिर जो होता है घर में दूसरे नंबर का होने के नाते वह पारिवारिक जिम्मेदारी भी समझता है। उसका अपना जो बड़ा भाई होता है मौके पर वह शहर में रहकर तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन इधर अजय गिरी जो होता है जब पढ़ाई पूरी कर लेता तो अपने पिता के साथ जो होता खेती बाड़ी में लग जाया करता था, क्योंकि पारस गिरी के पास काफ़ी सारे खेतिहर ज़मीन होते हैं। उसी ज़मीन की वजह से अपने पारिवारिक खर्चे को चला पाते थे। लेकिन अब जो होता है तौर तरीके से पारिवारिक खर्चे को देखकर वह बिल्डिंग मटेरियल की एक दुकान खोल लेते। उस दुकान का जो मालिक होता है अजय गिरी बन जाता है। अजय गिरी इस दुकान को जब संभालना शुरू कर देता है तौर तरीके से उसी के बदौलत उसके घर में मौके पर अब 2 बहनें भी होती है, पुष्पा और किरण। तो तरीके से उनकी शादी के लिए अब रिश्ते की तलाशी करता मिल भी जाता। तभी किरण की जो शादी होता है जाकर अब ठीक जो देवरिया पड़ता है उसी के अंतर्गत तरकुलाहवा एक बालपुर इलाका पड़ता है। वहीं के रहने वाले लाल बाबू अब गिरी होते हैं। उनके परिवार में उनका ही अपना सबसे बड़ा बेटा होता है तेज प्रताप गिरी। अब उसी के साथ जाकर किरण की शादी करवा देते हैं और किरण जो होता अपने नए नवेले ज़िंदगी की शुरुआत करते अपने पति के साथ रहना शुरू कर देती है। तो इधर तेज प्रताप जो होता है अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखकर अब कमाई धमाई करने के लिए गोरखपुर के ही द्वारकापुरी पड़ता है वहीं जाकर एक कॉलोनी में अब एक कमरा लेता है और फिर वहीं रहना शुरू कर देता है। अब इधर किरण और तेज प्रताप गिर जो होते तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी निभाते हैं। लेकिन इधर जब ससुराल में पहली बार जो होता है अब रिंकी पहुंचती है शादी के तहत। ससुराल में तो रहती है, कुछ महीने खुश रहती है, लेकिन कुछ महीने बाद उसके सामने ऐसी सच्चाई निकल के आता है। उसको पता हो जाता है कि जो जीवन का सुख है अपने पुराने प्रेमियों था वह सुख जो होता है अपने पति अजय गिरी में नहीं है, जिसकी वजह से अपने पति का दर्जा जो होता है अजय गिरी को नहीं देती बल्कि पुरानी प्रेमियों को याद में हर वक्त अपनी ज़िंदगी बिताती है। लेकिन ऐसे बीतते बीतते शादी के जब कई साल का वक्त बीत जाता है तो इधर खुद रिंकी जो होती टोटल 2 बच्चों की माँ बन जाती है, सत्यम और सुंदरम का। और माँ बनने के बाद पारिवारिक जिम्मेदारी को देखती है। लेकिन तौर तरीके से अपने परिवार को गुजर बसर करने के लिए अजय गिरी जो होता है ज़्यादातर दुकान पर ही समय दिया करता था। और घर में अकेलापन देख कर इधर जो होती है खुद रिंकी का जो मन होता है अब नए मर्दों की तलाशों में लग पड़ जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है रिंकी के घर में उसके सदे अब नंदोई का जो होता है तेज प्रताप का आना जाना बन जाता है। लेकिन तेज प्रताप की इधर सरहज होने के नाते जो होता है रिंकी से थोड़े बहुत हंसी ठिठोले की जब सीमा पार होने लग जाता है बड़ी जल्दी तेज प्रताप रिंकी के सारे बैकग्राउंड को जान लेते हैं कि रिंकी की अपनी भी एक ज़रूरत है। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए बड़ी जल्दी माया जाल फेंकते हैं, जिसकी वजह से रिंकी तेज प्रताप दोनों एक दूसरे को समझते हैं। और फिर इसी बीच ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है रिंकी का भी तेज प्रताप के ही अब घर आना जाना बन जाता है। और जब आने जाने का मौका मिलता किरण जो होती है कभी मायके जाती तो इसी बीच जो होता है मुलाकात करने का बहाना जो होता तेज प्रताप के पास होता, फिर अपने ससुराल पहुंचता और अपने ही सरहज के साथ जो होता है अब शारीरिक रिश्ते भी मिलाना शुरू कर देता। फिर इनके बीच ऐसा संबंध बनता, संबंध का सिलसिला जो होता है बराबर सरहज और नंदोई के बीच चलना शुरू हो जाता है। अब यह सिलसिला बराबर चलता है। अब चलते चलते जो होता है कई महीनों का वक्त बीत जाता है। लेकिन इन रिश्तों की खबर कभी ना किरण को लग पाता है, ना किरण के माता पिता को लग पाता है, ना कभी इधर जो होता है रिंकी के अपने पति इधर अजय गिरी को लग पाता है। बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन इधर जो होता है अब देवरिया में रहकर खुद जो होता है तेज प्रताप एक छोले भटूरे का दुकान खोल लेता है। और जब वहीं पादरी बाज़ार के पास दुकान खोलता है तो उसी बीच वहाँ पर काफ़ी उसके ग्राहक भी बन जाते हैं। लेकिन उसी ग्राहक में उसके 2 करीबी दोस्त भी आ जाते हैं, जिसका नाम बबलू और संदीप होता है। मौके पर संदीप और बबलू का जब दोस्ती बनता है, दोस्ती के नाते जो होता है इधर संदीप और बबलू का कभी कभी
अब तेज प्रताप के घर भी आना जाता है, लेकिन जब आना जाना हो जाता तो रिंकी कभी कभी जब पहुंचती अपने पति से झूठ बोलकर, तो इसी बीच एक दिन संदीप की जो नज़र होता है अब जाकर रिंकी पर पड़ता है। रिंकी के खूबसूरती को देखता बड़ी जल्दी समझ बूझ जाता है और रिंकी का मोबाइल नंबर तेज प्रताप से ले भी लेता संदीप। और लेने की वजह से जब बात शुरू हो जाती है तो रिंकी बड़ी जल्दी और संदीप को अपने कब्जे में ले लेती है और संदीप के द्वारा बबलू भी अपने कब्जे में रिंकी को ले लेता। फिर इधर जो होता है अब जब कभी तेज प्रताप के घर मुलाकात होता संदीप से, फिर रिश्ते भी बन जाते हैं संदीप और बबलू से। अब यह सिलसिला जब चलता चलते चलते कई महीनों का वक्त बीतता है, फिर संदीप की अपनी माँ होती है अब रंभा उर्फ रेखा एक बार जो होता है तेज प्रताप के घर जब पहुंचती है तो इधर रिंकी को देखती है और देखने की खूबसूरती देखकर रेखा भी समझ जाती है कि औरत जो होती है एक नंबर की साथी बिगड़ैल औरत है, क्योंकि रेखा कोई सीधी सादी औरत थी नहीं, वह भी एक लड़कियों के गिरोह की जानी मानी सरदारनी होती है। उसके अंदर काफ़ी लड़कियां जो होती है लगी पड़ी होती है। उसी वक्त अब संदीप के द्वारा जो होता है अब रेखा भी पता पा जाती है कि रिंकी कैसी हो, जिसकी वजह से अब रेखा अब जाल फेंकती है तेज प्रताप से ही। अब इधर रिंकी का नंबर ले लेती है और फिर कॉल करती है, हाल चाल पूछते पूछते एक बार खुद जो होता है अब रेखा रिंकी से कह बैठती कि आखिर कब तक दर दर भटकती रहोगी, हम तुम्हें ठीक ठाक पैसे भी कमवा देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी चल पड़ेगी। हमें पता तुम्हारा पति जो होता तुम्हारे साथ ज़िंदगी का निभाने का वादा तो किया था, लेकिन सुख में ज़िंदगी ना दे पाया है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी जो होता है उस चूल्हा चाली में नहीं बल्कि शहर के चौकाचौंध में बीतना चाहिए। काफ़ी सारे सपने जो होता है रेखा रिंकी के सामने बीती है, तो उसी वक्त रिंकी कह देती है कि हम भी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बीते। लेकिन इसी बीच जो होता है अब जब भी मौका मिलता है रिंकी आती है। रिंकी आने के बाद पता चलता है इधर रेखा का ही अपना सगा भांजा होता है जिसका नाम मनोज गिरी होता है। मनोज गिरी का जो होता है अब तेज प्रताप के घर जाना जरा बन जाता है, तो मनोज को मुलाकात रिंकी से हो जाता है। रिंकी बड़ी जल्दी मनोज को अपने जाल में फंसा लेती है, फिर दोनों को भी रिश्ते पनप जाते हैं। जब संबंध पनपते का सिलसिला चलता है, अब इसकी खबर रेखा को चलता है। रेखा भी अब समझ जाती कि फ़ायदा उठा लेना चाहिए और इसी बीच रिंकी की ज़रूरतें बड़ी जल्दी रेखा पकड़ लेती है और तभी रेखा अपनी चाल चलती है, क्योंकि रेखा को पता हो जाता है कि हमारे अंदर एक सरदार जी हैं। सरदार जी मौके पर पैसे देने के लिए हर वक्त राजी रहते, लेकिन शादी के लिए बार बार जिद किए जा रहे हैं। अगर हमारे अंदर में कैसे तैसे रिंकी आ जाए तो उसी वक्त फैसला लेते हैं कि अब करो, रिंकी को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा सरदार जी के लिए। जिसकी वजह से रिंकी को फ़ोन करते करने लग जाती कि हमने तुम्हारे लिए एक चकाचौंध रिश्ता खोज रखा है रिंकी, और तुम्हें जो होता है उसके लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। सरदार जी से बस तुम्हारी जल्द से बात हो जाए, फिर हम तुम्हारा जो होता है तौर तरीके से उनके साथ शादी करवा दें, उनके साथ अपनी दुनिया बसाना। यह बात जब सुनने के बाद उसी वक्त हामी भर लेती है और 1 दिसंबर साल 2013 को अपने पति से झूठ बोलकर यही निकल जाती है कि हम जो होता है नंदोई के पास जा रहे हैं। और उसी वक्त जब निकलती है तो गोरखपुर के ही उसी द्वारकापुरी पहुंचती है। पता चलता है किरण और इधर तेज प्रताप के बीच झगड़े तकरार हो गए, जिसके बाद किरण अपनी बड़ी बहन पुष्पा के घर चली जाती है और तेज प्रताप उस घर में अकेला रह जाता है। और जैसे ही अब इधर रिंकी को पाता है फिर अपनी शुरुआत करता है। दोनों एक रात तो बिताते हैं, दूसरे दिन जो होता है इधर वहाँ से निकलती है। निकलने के बाद सीधा का सीधा अपने घर चली जाती है। लेकिन जब रेखा पता पाती कि पते पर नहीं पहुँची तो रेखा उसी वक्त अब तरीका खोज लेती है। तो रेखा और तभी 8 दिसंबर साल 2013 को फ़ोन कर देती है, कहने लग जाती है कि तुम्हारे पास अब मौका अच्छा है, उस मौके को गंवाओ मत, क्योंकि सरदार जी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब यह बात जैसे सुनने के बाद उसी वक्त जो होता है अब समझ जाती हमें करना क्या है। और तभी जैसे ही वही 11 दिसंबर साल 2013 का वक्त होता है, उसी वक्त इधर अपने बेटे को अपने साथ लेती है। अपने पति से यही बात बोल देती है कि हम पुष्पा के यहाँ जा रहे हैं, कुछ अर्जेंट काम है। लेकिन वहाँ से तो निकलती है, निकलने के बाद सीधा अब गोरखपुर के लिए चली जाती है। लेकिन जब स्टेशन पहुँची तो वहाँ स्टेशन पे लेने के लिए मनोज और संदीप बबलू पहुँच जाते हैं और उसको अपने कब्जे में लेते हैं। और कब्जे में लेने के बाद सीधा रेखा के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन वहीं पर अब सरदार जी बैठे होते हैं। सरदार जी को देखकर उसी वक्त रेखा समझ जाती है और लेकिन वहाँ पर जो होता है रेखा रिंकी को समझा बुझा देते कि यही तुम्हारे पति, इनके साथ पहले ज़िंदगी बिताओ फिर दोनों मोनों शादी कर लेना। लेकिन यह बात रिंकी समझ जाती है। लेकिन पीछे से जो होता है सरदार जी के साथ कई लाखों रुपए में रिंकी का सौदा रेखा और बबलू और संदीप और मनोज मिलकर कर देते हैं। लेकिन यह बात जो होता है कभी रिंकी नहीं समझ पाती। सौदा होने के बाद अब जो होता है अपने बेटे को सुंदरम को वहाँ छोड़ देती, फिर वहाँ से अब निकल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है इधर रेखा अब सुंदरम को इंतज़ाम कर देती है उसके बेचने का।
और उसी वक्त एक औरत होती है जो इधर रेखा की अपनी सहेली होती है, उसी के साथ 80,000 रुपये में सुंदरम का भी सौदा करती है और सुंदरम जो होता है उस औरत के पास चली जाती है। और दूसरी तरफ जो होता है जाकर इधर अब सरदार जी के साथ जब रहना शुरू कर देती है, रिंकी रहने के बाद वहाँ उसको चौका ऐसा मोहित कर जाता तो रहने लग जाती है। लेकिन जैसे ही अब 15 दिन का वक्त बीता तो उसी वक्त अब रिंकी को अपने ही बेटे की याद आना शुरू हो जाता है। इधर कॉल करती रेखा के पास, रेखा खबर पाती करने लग जाती, अगर आई तो समझ लो उस वक्त जो होता है हमारी ज़िंदगी तहस महस हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है सरदार जी को पता चल जाता है कि रिंकी ऑलरेडी शादीशुदा, जिसकी वजह से अब उसी वक्त सरदार जी फ़ोन मिला देते हैं, इधर रेखा के पास करने लग जाते हैं, बहुत बड़ी तुमने गलती कर दी, सारे पैसे वापस करो। यह बात जैसी सुनने के बाद उसके पर नीचे ज़मीन खिसक जाती है, सोचने लग जाती कहाँ से पैसे वापस करेंगे, हमने बहुत बड़ी झूठ बोलकर सरदार से शादी तो करवा लिया, लेकिन अब हमें कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। और दूसरी सोच में ऐसे पड़ जाती कहीं अपने बेटे को आकर मांगे तो हम कहीं के लेने देने के बचेंगे नहीं। और उसी वक्त रेखा फ़ोन करके मनोज और बबलू और संदीप को सारी जानकारी दे देती है। बबलू और मनोज संदीप समझ जाते हैं कि अगर रेखा अपने ससुराल गई तो समझ लो हमारा सारा भांडा खोल देगी, जिसकी वजह से इधर रेखा तीनों बेटों के साथ मिलकर हमेशा के लिए अब रास्ते से ठिकाने लगाने के लिए रिंकी को प्लान बना बैठते हैं। और ऐसा खतरनाक प्लान बना बैठते हैं वह कल्पना नहीं कर सकती थी। और जैसे ही 21 दिसंबर साल 2013 का वक्त होता है तो उसी वक्त जो होता है इधर अब रिंकी पहुंच जाती सीधा का सीधा गोरखपुर। और जब पहुंचने के बाद जो होता रेखा से मुलाकात करती है तो रेखा यही कहने लग जाती है कि तुम्हारी जो शादी होगा हमारे ही भांजे मनोज के साथ होगा, मनोज और बबलू और संदीप तुम्हें लेकर जाएंगे। तो तरीके से अब एक मंदिर जो होता है इसी खरोवर के इलाके में जो कुसमड़ी जंगल है वहीं बूढ़ी माता का मंदिर है, जाना माना मंदिर, वहीं शादी करेंगे। यह बात वह ज्योति समझ जाती है और फिर उन्हीं के साथ बाइक पे बैठ लेती है। इधर मनोज और संदीप बाइक बैठा कर लेकर निकल जाते हैं। रात को लगभग 7 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। बुढ़िया माता के मंदिर में जब पहुँचते हैं तो शौक श्रृंगार भी करती है, लेकिन उसके मन में शंका हो जाता है कुछ गड़बड़ तो होने वाला है, और लेकिन भागने की फिराक में लगती है। लेकिन तभी रिंकी के ऊपर जो होता है इधर मनोज और संदीप एकाएक टूट पड़ते हैं और बेरहम तरीके से वहीं उसका गले इस दुनिया से जुदा कर देते हैं। फिर अपने पिस्तौल से पिस्तौल निकालता है, फिर उसी से बड़े बेरहम तरीके से हत्या कर देता है। फिर बॉडी को वहाँ ठिकाने लगाता था और तरीके से लगाने के बाद वहाँ से संदीप और मनोज निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उसका अपना पति जो होता है फ़ोन मिलाता भी है और बार बार कॉल करता, लेकिन फ़ोन नहीं रख पाता। थका हारा इधर उधर भागता भी अपने बहनोई के पास पहुंचता, वहां मदद ले, तब तक पुलिस फ़ोन भी कर देती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जाकर निकल के आते थे सुनकर हर किसी का कलेजा भी थाल सा जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है कैसे न तैसे कर सुंदरम को अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन परिवार वाले जो होते हैं रिंकी नाम महिला को हमेशा के लिए एक करतूत की वजह से खो बैठते, एक गलती की वजह से खो बैठते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इन छाव को अपने कब्जे में ले जाती है, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है। कोर्ट में काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य से किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।